हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है अपरदनात्मक आकृति में नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है, इसका पार्ट थर्ड है, मतलब कि तीसरा भाग है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आप लोग को, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो कि अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। तो देखिए, पहला और दूसरा, मतलब कि इससे पहले आप लोग को कैनियन मतलब कि घाटी, गॉर्ज और ये जलप्रपात, ठीक है, मतलब कि वी आकार की घाटी और जलप्रपात, ये दो टॉपिक आप लोगों को करवा चुका था। अब तीसरा टॉपिक है क्षिप्रिका यानी कि रैपिड। ठीक है, तो रैपिड कब बनता है या किसे बोलते हैं फिर? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, जब कठोर मुलायम चट्टानें लंबवत अवस्था में हो और उसके ऊपर से जल प्रवाह हो रहा हो। कठोर चट्टानों की तुलना में मुलायम चट्टानें शीघ्र एवं अधिक कटते हैं। फलतः क्या होता है, उसके ऊपर से जब जल का प्रवाह होता है तो ऊपर नीचे की ओर, मतलब कि ऊपर नीचे ऐसे 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 फिर ऐसे चढ़ता है, एक पल ढलता है और फिर ऊपर फिर ऐसे। तो ऊपर नीचे की स्थिति को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्षिप्रिका बोलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये लंबवत है, कोई चट्टान, मतलब कि ये क्या है, चट्टानी भाग है। ठीक है, पर्वतीय भागों में ज्यादातर ये होता है, देखने को मिलता है हम लोग को क्षिप्रिका। तो देखिए यहाँ पे ये लंबवत, मतलब कि लंबवत रूप से ये कठोर चट्टाने हैं जो क्षैतिज ऐसे कर किए हुए हैं, और ये जो डॉट डॉट है ये सब मुलायम चट्टाने हैं। ठीक है, कठोर मुलायम कठोर मुलायम कठोर। ठीक है, तो इसका जब ऊपर से जल का प्रवाह होता है तो क्या होता है कि जल का प्रवाह जैसा ही हुआ तो मुलायम चट्टाने क्या होती है कि कट जाती हैं। कठोर चट्टाने की अपेक्षा में मुलायम चट्टाने क्या होती है, कट जाती हैं। और फिर कठोर चट्टाने ज्यादा नहीं कटती है, मुलायम चट्टाने कट जाती हैं और फिर ऐसे ऐसे मतलब कि आकृति बना लेती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्षिप्रिका बोलते हैं। ठीक है, अब क्षिप्रिका जो होता है, क्षिप्रिका पर्वतीय क्षेत्रों में एक नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जो कि जनरली क्या होता है कि नदियां अपने बाल्यावस्था में बनाती है। ठीक है, बाल्यावस्था आप लोगों को पता है कि ज्यादातर अपरदन करती है किसमें, तो बाल्यावस्था में करती है। ठीक है, अब चौथा नंबर देख लीजिए, जलगर्तिका। जलगर्तिका को हम लोग पॉट होल बोलते हैं। ठीक है, पॉट होल का मतलब क्या हुआ, जो बर्तन होता है, पॉट का मतलब बर्तन हुआ ना, अब बर्तन में छिद्र टाइप का हो गया। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बाल्टी है, बकेट है, क्या है ये बकेट है, तो इसमें सपोज कीजिए क्या हो जाता है, ये होल हो जाता है, मतलब एक छोटा सा होल हो जाता है। तो उसी टाइप का मतलब कि बनता है ये जलगर्तिका भी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉट होल। ठीक है, तो देखिए, जब नदी मार्ग में कंकड़ पत्थर या अवसाद या नदियों द्वारा लाए गए मलबा के द्वारा छिद्र हो जाते हैं, तो कालांतर में क्या होता है कि अपघर्षण के फलस्वरूप वह छिद्र धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिगर में देखिए, यहाँ पे ये नदी है, नदियों द्वारा क्या हुआ, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, कहीं कहीं क्या होता है कि फंस जाता है, अवसादों में फंस जाता है। जब छोटा, ये सपोज कीजिए कि ये है और ये छोटा सा कंकड़ फंसा, और इसके अवसादों में मतलब कि और छोटा छोटा चीजें क्या हो गया, भंवर में फंसते चला गया, और इसके आकार क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ते चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर्षण हो रहा है। अब जब घर्षण होगा तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे आकार बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए एक गड्ढा, मतलब कि गोल गड्ढा का एक आकृति जैसा बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जलगर्तिका होता है। ठीक है, जब कभी देखे होंगे आप लोग नदियों में, छोटी छोटी नदियों में देखे होंगे, अगर कोई स्नान वगैरह किए होंगे, तो कि क्या होता है कि जब एक किनारे में रहते हैं हम लोग, यहाँ पे जा रहे हैं, इधर से आदमी जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, क्या होता है कि एक बैग यहाँ पे आदमी डूब जाता है, यानी क्या होता है, यहाँ पे जल गर्तिका का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि वो गड्ढा में डूब जाता है। उसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़ता है, कुछ दूर और आगे बढ़ता है, तो उसको पानी खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि इसका सीमा, जल गर्तिका का सीमा खत्म हो जाता है। तो ऐसे बनती है आप लोग को जल गर्तिका का निर्माण। ठीक है, जनरली ये क्या है, जल गर्तिका नदियों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक आकृति है। ठीक है, अपरदन जब कर रहा है, मतलब कि अपघर्षण जब कर रहा है, अपघर्षण आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, अपघर्षण, शनि घर्षण, ये सब। अपघर्षण क्या था कि नदियों द्वारा जो लाए गए मलबा है, उसी के कारण क्या करता है कि घर्षण के द्वारा कटाव करता है, उसी को हम लोग अपघर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे वही काम करेगा। ठीक है, तो
ये जितने भी गोल गोल आकृति की है इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, जल गर्तिका बोलते हैं या फिर पॉट होल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है, 5वां नंबर है नदी सोपान या फिर नदी वेदिका। नदी सोपान या नदी वेदिका किसको बोलते हैं? देखिए वेदिका, वेदिका यानी कि क्या, चबूतरा, बैठने के लिए जो चबूतरा हम लोग जानते हैं, इस टाइप का एक चबूतरा होता है या फिर गोल जैसे बोल सकते हैं या किसी तरह का, मतलब कि एक प्लेट टाइप का रहेगा। ठीक है, तो उसी को चबूतरा बोलते हैं। अब देखिए नदी सोपान जो होता है वो एक चबूतरे की तरह बन जाता है और इसका निर्माण भी क्या होता है, नदी द्वारा निर्मित ये अपादनात्मक स्थलाकृति है नदी सोपान या फिर नदी वेदिका। यह समानता की किस अवस्था में नदी के बनाता है, तो प्रौढ़ावस्था में बनाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि नदियां सीढ़ी नुमा आकार का बन जाता है। जैसे यह हो गया, नदियां धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है। और ये बीच में क्या है, बीच में ये नदी है। देखिए अब ये नदी है और ये जो इस घाट इस तरह का जो निर्माण हुआ वो क्या हो गया, नदी सोपान या फिर नदी वेदिका बोल सकते हैं। इसको हम लोग नदी वेदिका या फिर नदी सोपान बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। नदी का क्या होता है कि सबसे पहले जब बाढ़ आया तो ये वाला जो लेयर बना है यहाँ पे बना। ठीक है, नदियां कुछ दिन के बाद मतलब कि कुछ समय के बाद खत्म हुई, उसमें पानी का लेयर कमा। फिर क्या होता है कि गाद वगैरह या फिर मलबा वगैरह जमता है इसके अगल बगल के किनारों पे। फिर क्या होता है, उसके द्वारा जब फिर से बाढ़ आती है तो क्या करता है, नीचे की ओर फिर अपर्दन करता है, फिर इतना दूर ये छोड़ देता है, मतलब कि क्या होता है, कटाव कर देता है, पानी का लेयर और नीचे चला जाता है। फिर कटाव किया, फिर लेयर नीचे गया और धीरे धीरे क्या होता है, नदियां पतली होती जाती है और इसका क्या होता है कि इस टाइप का सीढ़ी नुमा आकार का बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नदी वेदिका समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। नदियां परिवहन कब करती है, जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर नदियां मैदानी क्षेत्रों में मतलब मैदानी इलाकों में आती है तो क्या करती है कि उसका ढाल कम होता है। नदियों का ढाल मतलब कि पर्वतीय क्षेत्रों से जैसे मैदानी क्षेत्रों में गया तो ढाल क्या हो गया, कम हो गया। जब कम हो गया तो नदियों का जो वेग होगा पानी का उसका क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या होगा, नदियां अपरदन कम करेंगी। ठीक है, और वो क्या करती है कि परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जितने भी मलबा है कटाव किए हैं वो सबको क्या करता है कि ढोकर ले जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं कि ये परिवहन कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और मैदान की ढाल कम होती है। ढाल कम होने के कारण नदी के वेग कम होती है और नदियां कम गति से इधर उधर प्रवाहित करती है, मतलब कि प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, नदियों के द्वारा काटी गई मलबा नदी जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा परिवहन क्या होता है। अब देखिए परिवहन क्या होता है, परिवहन या तो लुढ़का कर होगा या फिर लटका के ले जाएगा या फिर क्या करेगा, घोल कर अपने द्वारा, मतलब कि जो भी है चट्टानी, बड़े बड़े चट्टानों को क्या करता है कि उसको जो घुलनशील पदार्थ रहता है उसको क्या करता है, घुलाकर अपने द्वारा उसको लेकर चला जाता है। ठीक है, तो नदियां जो परिवहन करती है वो मुख्यतः होती है 3 तरह की, मतलब कि कह सकते हैं 3 तरह की, लुढ़का कर, लटका कर या फिर घुलाकर, और भी चीजें को द्वारा हो सकती है। अब देखिए नदियों परिवहन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, नदियों परिवहन के द्वारा क्या होता है कि स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होता है। यह मुख्यतः क्या होता है कि प्रौढ़ावस्था में परिवहन करती है नदियां। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में ही कि परिवहन जो होती है प्रौढ़ावस्था में करती है, अपरदन जो करती है बाल्यावस्था में, और जो निक्षेपण होता है उसको क्या होता है, डिपोजिशन, वो करता है वृद्धावस्था में। ठीक है, परिवहन के द्वारा क्या होता है, मियंडर यानी कि विसर्प यानी कि नदियों की मतलब कि धाराओं की टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नदी है, इसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या बोलते हैं, हम लोग मियंडर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो परिवहन के द्वारा क्या होता है कि मियंडर या फिर विसर्प बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि गोकुल झील और ये ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। ठीक है, मियंडर ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, अब जहाँ पे ढाल क्या होगा, पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में कहाँ नदियां ज्यादा बहती है तो वहां पे क्या होगा कि मियंडर
मतलब कि विसर्प ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो मियंडर देखने को मिलता है, टेढ़ी मेढ़ी जो नदियां होती है ऐसे ऐसे, वो कहाँ पे मिलती है? बिहार और यूपी में ज्यादातर मिलती है, ठीक है, देख लीजिएगा। क्योंकि बिहार और यूपी में पानी, जो नदियों का पानी आती है वो क्या होता है? पहाड़ी इलाकों से। गोकुर झील बोलते किसको है? कैसे बनता है? निर्माण इसका कैसे होता है? ऑक्सबो लेक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सबो लेक। मतलब कि ऑक्स का मतलब बैल, ठीक है, बैल के खूड़, जो पैर होता है बैल का पैर, उस टाइप का मतलब कि बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सबो लेक जो कैसे बनता है। अब देखिए, ये जब नदी यहाँ से निकली तो क्या करता है, इसका पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जब नदी मार्ग में अवरोधक उत्पन्न हो तो नदियां एक नई मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। पुराने नदी मार्ग में जल जमाव हो जाता है, जिसे गोकुर झील कहा जाता है। अब देखिए, नदियां यहां से तो चली, ठीक है, चलते चलते क्या कर रही थी? इस टाइप का बह रही थी, इधर बह रही थी। अब यहाँ पे अवरोधक आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया? कटाव कर दिया। ये अवरोधक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चट्टाने आ गई जो कि काट नहीं सकती हैं। अब क्या करेगा कि नदियां जो है इधर से नहीं बह के इस साइड से नहीं बहेगा, बल्कि इसका जो नया नदी का जो मार्ग हो जाएगा वो इस साइड अपनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अवरोधक का काम कर रहा है। तो ये नदी का नया मार्ग हो गया, और ये जो नदी है वो तो नदी रहेगा ही। और जो ये पुराने वाले जो मार्ग रह गया, पहले इधर से होकर गुजरती थी, पुराने वाले जो मार्ग रह गया वो देखिए गाय के खूंड के आकार, मतलब कि गाय के पैर जो होता है खूंड नीचे का, उस आकार का बन गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरे इसमें क्या जम जाता है? पानी वगैरह, मतलब कि जम जाता है, मतलब कि पानी वगैरह लगता है या फिर स्थिर हो जाता है पानी वगैरह। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह गोकुर झील का निर्माण कर रहा है, यह गोकुर झील कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा गोकुर झील किसको बोलते हैं। तो ये थी आप लोग को परिवहन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन। अब आइए हम लोग निक्षेपण की ओर चलते हैं, डिपोजिशन जिसको बोलते हैं, लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है निक्षेपण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिपोजिशन। डिपोजिशन कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो निक्षेपण द्वारा नदियां निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है। डिपोजिशन जो करती है नदियां, उसमें स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है। वो निम्न है, मतलब कि देख लीजिए, पहला है जलोढ़ पंख, दूसरा जलोढ़ शंकु, तीसरा बाढ़ का मैदान भी मतलब कि इसी में बनता है, निक्षेपण के द्वारा ही बनता है। फिर चौथा है प्राकृतिक तटबंध, पांचवा है डेल्टा। तो इन सबों का जो निर्माण होता है, ये पांचों का निर्माण जो होता है, आप कह सकते हैं ये डिपोजिशन के कारण होता है, ठीक है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जो होता है, ये बाल्यावस्था, नदी के बाल्यावस्था और नदी के जो प्रौढ़ावस्था है, ये दोनों के बीच निर्माण होता है, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा, इसका जो निर्माण होता है वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। नदी की वृद्धावस्था में क्या करता है वो, या तो डेल्टा बनाएगा या प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं। पहला देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं 2 स्टेप में लेकर। पहला जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु देख लीजिए। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु नदियों द्वारा निर्मित एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें, मतलब डिपोजिशन वाला है। यह क्या होता है? पर्वतपदीय भागों में निर्मित होता है। पर्वतपदीय भागों में कहने का मतलब क्या होगा कि पर्वत से, जैसे पर्वत जहां पे है जस्ट उसके नीचे पर्वत का पद जो होता है, मतलब पैर बोल सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण पेटी में निर्मित होता है, ठीक है। संक्रमण पेटी का मतलब कि कहां पे? जहां पे मतलब कि स्पेस कम हो। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदियों का प्रवाह होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, जब नदियों का प्रवाह होता है, तो अधिक हो और क्या हो, मलबा कम हो। नदी में जल की मात्रा अधिक होगा, ठीक है, और मलबा क्या होगा, कम होगा। नदी द्वारा प्रवाहित मलबा काफी दूर तक जमा हो जाता है। देखिए, जब यहाँ पे नदियां आ रही है, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहेगा, यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा होगा और मलबा यहाँ पे कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बह जाता है। तो मलबा कम होगा तो क्या होगा कि ये जो मलबा जो है ना, काफी दूर तक मतलब कि फैल जाता है, ठीक है। तो फैलने के कारण क्या होता है कि एक पंखे की आकृति का ये रूप ले लेता है। जैसे ये सब देख सकते हैं, छोटा छोटा जो ये सब क्या है, ये मलबा है। पानी की मात्रा इसमें अधिक है, ठीक है। तो इस आकार की यहाँ पे शीर्ष इसका पतला होगा और इसका आधार जो होगा
सॉरी, इसका जो शीर्ष होगा, आधार, अब नदियों का है तो यहाँ पे आधार इसका क्या हो गया, ये हो गया आधार, क्या होगा, पतला होगा, और शीर्ष मतलब कि आगे वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदियों का प्रवाह होता है तो यदि नदी में जल की मात्रा अधिक और मलबा कम हो तो नदी द्वारा प्रवाहित मलबा काफी दूर तक जमा हो जाता है, जिसका आधार पतला और शीर्ष चौड़ा होता है। यह पंखे की आकृति की होती है, इसे ही जलोढ़ पंख कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया कि इसका आधार क्या है, पतला होता है, और इसका जो शीर्ष आगे वाला पार्ट जो होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जलोढ़ पंख होता है। इसमें क्या होता है, जल का मात्रा ज्यादा और मलबा क्या होता है, कम होता है। ठीक, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जलोढ़ पंख किसको बोलेंगे, सॉरी जलोढ़ शंकु, ये तो हो गया जलोढ़ पंख। अब आते हैं जलोढ़ शंकु की ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा परिभाषा में कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदियों का प्रवाह होता है तो यदि नदी में जल की मात्रा क्या होगा, कम होगा, और मलबा उसमें ज्यादा हो जाएगा। मलबा जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो मलबा काफी दूर तक नहीं जमा हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इसका आधार चौड़ा हो जाता है, इसका आधार क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, और इसका जो शीर्ष हो जाता है ये पतला हो जाता है। मतलब कि जब मलबा ज्यादा रहेगा तो आगे जमते जाएगा, जमते जमते कैसे, इस आकार का मतलब कि चला जाएगा। ठीक है, तो उस आकार का चला जाएगा तो इसका आकृति कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, शंकु की तरह हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, ये आधार जो हो गया चौड़ा हो गया, और इसका जो शीर्ष का मतलब कि ये आगे वाला तो शीर्ष हो गया, इसका मतलब ये पतला हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोल दिए कि ये जलोढ़ शंकु है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु किसको बोलते हैं। यहाँ पे ये नदियां निकल रही थी, ये नदी है, ये भी नदी है। ठीक है, ये पर्वत है पूरा का पूरा। तो ऐसे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान एवं प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, तो बाढ़ का मैदान और प्राकृतिक तटबंध किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नदियां निक्षेपण के द्वारा अपने दोनों किनारों पर मलबा का जमाव कर जाती है, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखिए नदियां क्या करती है कि जैसे ही निक्षेपण करके लाई, मतलब कि निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, नदियां जब वृद्धावस्था में पहुंचती है तो क्या करती है कि अपने द्वारा लाई गई मलबा का निक्षेपण करती है। ठीक है, तो इसके तटबंध मतलब कि नदी ये बह रही है, नदी ये बह रही है, ये नदी है सपोज कीजिए, तो नदी बह रही है तो क्या करिए, अपने मलबा को क्या करता है कि इधर के किनारे पे और इधर के किनारे पे क्या करता है कि जमा कर देती है। ठीक है, ये क्या है, ये सब मलबा है। ठीक है, तो जमा कर देती है, इसके कारण ही क्या बन जाता है कि ये एक प्राकृतिक तटबंध बन जाता है, इसको ही प्राकृतिक तटबंध बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बाढ़ का मैदान किसको बोलेंगे। नदियां अपने द्वारा लाई गई मलबा को प्रति वर्ष दूर दूर तक जमा करती जाती है, उस जमाव से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, बाढ़ का मैदान बोलते हैं। जैसे नदियां जो है ये बह रही है, सालों से बह रही है, अपने द्वारा मलबा लाई और क्या की, इधर इधर जमा करते गई, जमा करते गई, जमा करते गई, तो क्या होता है कि ये जो सारा मैदान जो बनता है इसके द्वारा जमा करते गई, एक तरह से क्या हो गया, एक मैदान का रूप ले लेता है। तो वो सब मलबा एक मैदान का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि बाढ़ का यह मैदान है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेडी लैंड। पेडी लैंड का मतलब क्या हो गया, धान की खेती। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बाढ़ का क्षेत्र मतलब क्या होता है, बाढ़ का मैदान जहाँ पे जाता है वहां पे धान की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो धान होती है, धान की खेती होती है, वो ज्यादातर यूपी बिहार में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए डेल्टा, ये तो हो गया आप लोग का प्राकृतिक तटबंध, ये दोनों जो किनारा बोल रहे हैं प्राकृतिक तटबंध हो गया। ये हो गया बाढ़ का मैदान, मतलब ये और ये बाढ़ का मैदान हो गया, धान की खेती इसी में होती है, पेडी लैंड में इसको बोलते हैं। ठीक है, अब डेल्टा का देख लीजिए, नेक्स्ट है डेल्टा। तो नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, और ये जनरली क्या होता है कि मुख्यतः वृद्धावस्था की आकृति है। ये जो है वृद्धावस्था की आकृति क्यों बोलते हैं हम लोग, कि नदी अपने द्वारा लाई गई मलबा को मुहाने के पास जमा कर देती है और वहां अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे ही डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में ही बताया था कि डेल्टा किसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को
अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे लिंक, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री का है, आप लोग को पैसा नहीं लग रहा है। और प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। अब आइए टॉप 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये इतना ही था, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन होता है। तो देखिए पहला क्या है टॉप 10 क्वेश्चन में, आप लोग को करवा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है फोल्डेड माउंटेन है। क्या है? फोल्डेड माउंटेन, या फिर बोल सकते हैं बलित पर्वत। क्या है? बलित पर्वत का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे पुराना बलित पर्वत है वो हमारे इंडिया का है अरावली, अरावली पर्वत, ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो ये अरावली हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अजगर, अजगर सांप, जो सांप होता है, विश्व का सबसे बड़ा अजगर कौन सा है? तो ये एनाकोंडा है, एनाकोंडा, ठीक है। काठियावाड़ तट किस राज्य में? तो काठियावाड़ तट ये जो है गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। माउंट आबू किस पर्वत पर स्थित हिल स्टेशन है? माउंट आबू क्या है? एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। वो कहां पे है, किस पर्वत पे है? तो ये आ जाएगा आपका अरावली पर्वत पे, अरावली पर्वत पर, ठीक है। लाल सागर किन दो महादेशों को अलग करता है? तो यह करता है आपका एशिया, ये करता है अफ्रीका और एशिया को, ठीक है। अफ्रीका और एशिया को क्या करता है? ये अलग करता है। डाउन्स एक घास का मैदान है, डाउन्स एक घास का मैदान है जो कि किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? और बासजेस एक पर्वत है जो किस देश में है, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।